सो नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है उस्ताद राशिद खान से रिलेटेड। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में एक बड़ा नाम थे इंडिया में, ठीक है, और उनकी डेथ हो गई है। और आर्ट से रिलेटेड न्यूज है ये, आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर रिसेंट टाइम में एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट है। आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वैसे आर्ट एंड कल्चर आप डिटेल में पढ़ोगे भी, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होगा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लेना करंट अफेयर के हिसाब से, उस्ताद राशिद खान कौन से घराने से बिलोंग करते थे, ठीक है, और उनका प्रोफेशन क्या था। क्योंकि एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेता है कि वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं। घराना क्या होता है? डिफरेंट टाइप के जो ट्रेडिशनल म्यूजिक्स हैं या डिफरेंट टाइप का जो ट्रेडिशनल क्लासिकल आर्ट एंड लिटरेचर है इंडिया में, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि इंडिया जियोग्राफिकली भी एक बहुत बड़ा एरिया है और इंडिया में अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की? 22। तो 22 तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। उसके ऊपर मोर देन 10,000 लोकल डायलेक्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। जब हम जैसे राजस्थान में अलग टाइप का कल्चर है, अगर हम उसी से उठ के हरियाणा में आ जाते हैं, थोड़ा सा ही नेबरिंग स्टेट है लेकिन हरियाणा में अलग टाइप का कल्चर है, यूपी में अलग टाइप का कल्चर है, बिहार में अलग है। तो अलग अलग कल्चर के बेस पे ये जो क्लासिकल म्यूजिक है या क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है, उनमें चेंज आता है। तो उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर रखा है डिफरेंट घरानों में, ठीक है। ट्रेडिशनली जो चलते आ रहे हैं वो हम डिटेल में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो उस्ताद राशिद खान क्लासिकल म्यूजिशियन थे और ये बिलोंग करते थे रामपुर सासवन घराना से। तो इनका घराना याद रख लेना, ठीक है, और इनका प्रोफेशन याद रख लेना, क्लासिकल म्यूजिशियन से। क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है, खासकर पीसीएस में वो ये पूछते हैं कि दिस पर्सन रिसेंटली डाइड, ही बिलोंग्स टू व्हाट, ठीक है, क्या थे ये? कोई डांसर थे, म्यूजिशियन थे, कोई डॉक्टर थे, क्या थे, ठीक है। और यूपीएससी इन पे फोकस ज्यादा करता है कि वो कौन से घराने से बिलोंग करते थे। फिर उस घराने के साथ में कुछ जो ट्रेडिशनल चीजें होंगी उनके बारे में वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम अभी के लिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है प्रिपरेशन का, तो अभी सिर्फ आप इतना ही याद रख लो कि डेथ हुई है, कौन से घराने से बिलोंग कर रहे हैं और उनका प्रोफेशन क्या था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनको पद्म भूषण मिला था, नहीं मिला था, ये चीज अगर पूछ सकती है तो यूपीएससी बेसिक से पूछ सकती है, बाकी नहीं पूछेंगे। लेकिन उसमें भी आप हर एक पर्सन का याद नहीं रख पाओगे कि इसको पद्म भूषण, क्योंकि मतलब चलो ठीक है कि क्लासिकल म्यूजिक में इनका नाम था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि मतलब यूपीएससी स्पेसिफिकली उनके से ये पूछ ले कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और कब कब मिले हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लीव आउट कर सकते हो कि उनको पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला। देन नेक्स्ट भी न्यूज हमारी क्लासिकल म्यूजिक से ही है, क्लासिकल सिंगिंग से है। डॉक्टर प्रभा अत्रे, शी ऑल्सो डाइड एंड शी वाज ए वेटरन क्लासिकल सिंगर। वेटरन क्या होता है? नहीं, वेटरन जानवरों का नहीं होता, वो वेटरनरी बोल रहे हो आप, वेटरनरी साइंसेस। वेटरन कौन होता है? नहीं, जब कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो ना, तो उसको वेटरन बोलते हैं। ही इज एन आर्मी वेटरन, ठीक है, ही इज ए वेटरन, ही इज ए एमबीबीएस वेटरन, या ही इज ए वेटरन डॉक्टर। तो वेटरन का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस कोई रखता हो, तो उसके लिए वेटरन वर्ड यूज करते हैं। अब कहोगे कितना लंबा, तो ऐसा कोई ईयर नहीं है कि 10 ईयर के बाद वाले को वेटरन बोलेंगे, पहले वाले को नहीं बोलेंगे। लेकिन एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो किसी पर्सन का किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसको वेटरन बोलते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस स्कॉलर इन ए पर्टिकुलर फील्ड, जो पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज रखता हो, तो उसको वेटरन बोलते हैं, ठीक है। सर्वयोगिनी डॉक्टर प्रभा अत्रे डाइड एंड शी बिलोंग टू किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो ये क्लासिकल म्यूजिक के हमने 2 पर्सन्स किए हैं जिनकी डेथ हुई है।
क्योंकि हर साल बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी डेथ होती है, अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्या है ना, आर्ट एंड कल्चर को ही ज्यादा पकड़ के पूछते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये ऐसा फील्ड होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से है। ठीक है, देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेविड वार्नर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे क्रिकेट। क्योंकि अभी स्पोर्ट्स को लेके भी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, यूपीएससी भी स्पोर्ट्स को लेके क्वेश्चन पूछने लग गया है। ठीक है, हालांकि वो ये तो नहीं पूछेगा कि डेविड वार्नर जो है कौन से फील्ड से रिलेटेड थे। ठीक है, लेकिन पीसीएस पूछ सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि एक बड़ा नाम थे डेविड वार्नर क्रिकेट के फील्ड में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से बिलोंग करते थे और उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, तो ही बिलोंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से बिलोंग करते थे, ये याद रख लेना। ठीक है, ही इज ऑस्ट्रेलिया 6th हाईएस्ट रन गेटर, इसका कोई जरूरत नहीं है। वैसे ओडीआई में हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा? क्रिकेट में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, सचिन तेंदुलकर। इज द हाईएस्ट रन गेटर इन ओडीआई। ठीक है, तो डेविड वार्नर किस फील्ड से रिलेटेड थे ये याद रख लेना। बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है कि ही बिलोंग टू विच फील्ड। ठीक है, तो क्रिकेट से बिलोंग करते थे, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है अभी। क्योंकि हर साल बहुत सारे क्रिकेटर रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ा नाम होते हैं क्रिकेट में या किसी अलग फील्ड में, तो उनके बारे में क्वेश्चंस नॉर्मली पूछा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन एट द इनॉग्रल बीच गेम्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनॉग्रल बीच गेम हुए हैं, पहली बार इंडिया में बीच गेम हुए हैं। तो इंडिया में बीच गेम 2024 हुए हैं और उसको मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश इज द विनर। हुए कहां पे हैं, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, गोगला बीच इन दीव। अगेन पीसीएस और क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी यूपीएससी तो नहीं पूछेगा कि भी बीच गेम इनॉग्रल कहां पे हुए। ठीक है, नहीं पूछेगा का मतलब ये नहीं है कि वो पूछेगा ही नहीं, मतलब ये है कि उसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, डिपेंड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे, कि कभी पूछा नहीं है ऐसा उसने। ठीक है, हालांकि हर साल नया कुछ पूछ लेते तो वो मिथ टूटता रहता है हर बार, लेकिन अभी तक इतना लो लेवल पे आके वो नहीं पूछते कि पर्टिकुलर टाइप के गेम्स के बारे में ऐसे पूछते हैं तो कुछ ऐसे गेम्स के बारे में पूछेंगे जो बहुत फेमस होंगे, वर्ल्ड कप के बारे में पूछेंगे, या कोई ऐसी सीरीज होती है जो बहुत फेमस हो किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में, जैसे एक एसिड सीरीज होती है। एसिड सीरीज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? एसिड सीरीज पहले तो किससे बिलोंग करती है, दोबारा से इसी पे आ जाते हैं। एसिड सीरीज होती है एक, और ये सीरीज क्रिकेट की है, क्रिकेट से बिलोंग करती है। एसिड सीरीज होती है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये बहुत ही फेमस सीरीज है। जैसे अगर आप लोगों का इंटरेस्ट, मुझे तो नहीं पता कि किस गेम में है, जैसे अगर आप लोग टेबल टेनिस में देखते हैं तो विंबलडन, यूएस ओपन, सुने ये नाम कभी? तो जैसे वहां पे वो काफी फेमस ग्रैंड स्लैम है, तो इसी तरह से क्रिकेट में वैसे वर्ल्ड कप तो है ही कि ओडीआई वर्ल्ड कप है। ठीक है, अब तो टेस्ट चैंपियनशिप भी होने लग गई, T20 वर्ल्ड कप होता है, तो ऐसे ही एक ऐसी सीरीज होती है। ठीक है, और ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, ब्रिटेन और यूएस के बीच, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बोल लो। ठीक है, तो ऐसी कुछ सीरीज के बारे में यूपीएससी पूछ लेता है जो बहुत ट्रेडिशनल चली आ रही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने इनॉग्रल गेम्स हुए थे और उनमें मध्य प्रदेश विनर रहा है, और ये दीव के अंदर हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पता ही होगा आप लोगों को, दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली अभी एक ही यूनियन टेरिटरी है, पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी। कितनी यूनियन टेरिटरी है इंडिया में? 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में। 8 यूटीज आर देयर इन इंडिया, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और उन 8 में से 3 दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी, ये 3 वो यूटी हैं, यूटीज विद लेजिस्लेचर।
इन 3 यूटीज में लेजिस्लेचर है, मतलब लॉ मेकर होते हैं, बाकी में नहीं होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर है तो मतलब यहाँ पे सीएम होंगे, ठीक है। और लार्जेस्ट यूटी कौन सी है? लार्जेस्ट यूटी हमने पढ़ा था लद्दाख है एरिया वाइज, ठीक है। लेकिन लद्दाख का कुछ हिस्सा अक्साई चीन के रूप में चाइना के पास है और कुछ हिस्सा पीओके के फॉर्म में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की फॉर्म में पाकिस्तान के पास है। और ये दोनों मेजर पार्ट हैं। चाइना ने 1962 की बैटल में हमसे ये पार्ट ले लिया था, ठीक है। और पाकिस्तान के पास तो स्टार्टिंग से ही, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही। तो इन एरियाज को माइनस कर देते हैं तो फिर लार्जेस्ट यूटी इंडिया में बसती है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एरिया के हिसाब से जो अभी इंडिया में है वो है जम्मू एंड कश्मीर, और स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स हुए। खेलो इंडिया गेम्स इंडिया में 2018 में स्टार्ट हुए थे, तो रिसेंटली ही स्टार्ट हुए थे, बहुत पुराने नहीं है, ठीक है। हर साल होते हैं खेलो इंडिया गेम। अब की बार स्पेशल क्या है, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो साउथ इंडिया में हुए हैं, ठीक है। और साउथ इंडिया में ये हुए हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो पहली बार खेलो इंडिया गेम साउथ इंडिया में हुए हैं, तो ये स्पेशल अटेंशन का वो बन जाता है 2024 में। इससे पहले नॉर्थ में ही रहते थे मोस्टली, ठीक है। कभी महाराष्ट्र में हो गए, हरियाणा में हो गए, ठीक है, यूपी में हो गए, तो नॉर्थ में ही रहे हैं। तो पहली बार साउथ में हुए, तमिलनाडु के अंदर हुए खेलो इंडिया गेम, ठीक है। और टॉप किया है महाराष्ट्र ने टॉप किया है। महाराष्ट्र टॉप्ड इन खेलो इंडिया गेम, ठीक है। पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और हमारे खेल मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देन उसके बाद 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम हुए हैं। विंटर गेम के बारे में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि विंटर गेम कहाँ पे हुए हैं, ठीक है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, 2 जगह पे विंटर गेम हुए हैं आपकी बार इंडिया में। पहला फेज लद्दाख में हुआ है और जो सेकंड फेज है वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। तो दोनों यूटीज में अब की बार खेलो इंडिया विंटर गेम हुए हैं। और खेलो इंडिया विंटर गेम में टॉप था आर्मी ने टॉप किया है, ठीक है। आर्मी का अपना अलग रिप्रेजेंटेशन होता है इस टाइप के गेम्स में, तो आर्मी ने उसको टॉप किया है। क्योंकि बाकी एग्जाम्स में तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मेडल जीते, कौन से पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन ने किस स्पोर्ट्स में गोल्ड जीता, ब्रोंज जीता, सिल्वर जीता, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इतना पता हो वो काफी है। क्योंकि पीसीएस तो कभी से पूछ रहा है स्पोर्ट्स के बारे में, यूपीएससी अभी रिसेंटली पूछने लगा है, पिछले 2-3 सालों से, लगभग 2019 से पूछने लगा है। पहले पूछता था कभी 90s में, फिर भी बीच में बंद कर दिया, ठीक है। बीच में करीबन 10-15 साल तक पूछा ही नहीं स्पोर्ट्स के बारे में, तो लोग पढ़ते ही नहीं थे। फिर 19 में एकदम से स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया। देन नेक्स्ट है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। इसका नाम है सादा तंसीक। तो सादा तंसीक इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो हमें पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के बीच में ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज यूपीएससी ने नहीं पूछी है अभी तक, ठीक है। लेकिन हर साल बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, पीसीएस वाले इनको पूछते हैं दबा के, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होता है कि कभी यूपीएससी भी पूछ सकता है। यूपीएससी की ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो यही पूछ लेगा कि दिस सादा तनिष्क वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ये क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोई गेम है, या फिर किसी टाइप की लैंग्वेज है,
ठीक है, ऐसा कुछ पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी वर्ड प्ले बहुत ज्यादा करता है। वर्ड प्ले का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स देगा उठा के, और जो नाम से नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है, और फिर वो ये पूछेगा ये क्या चीज है। ऐसा क्वेश्चन हर साल एक आता है यूपीएससी में, ठीक है। इससे पहले भी हमने दो की थी, एक हमने डेजर्ट साइक्लोन की थी, अगर आप लोग बता पाओ तो। डेजर्ट साइक्लोन भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी हमने पहले, हाँ, यूएई और इंडिया के बीच में, ठीक है। ये थी इंडिया और यूएई के बीच में, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में, ठीक है। और एक और की थी जिसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, स्टेडफास्ट डिफेंडर 24। यूएसए नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। स्टेडफास्ट डिफेंडर 24 किसकी एक्सरसाइज थी? नहीं, इंडिया तो था ही नहीं इसमें। मैं ये हिंट दे सकता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी 75 ईयर पूरे किए इस साल, नाटो, ठीक है। तो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब कोई ऐसे कंप्लीट करता है तो वहां पे पूछा जाता है। स्टेडफास्ट 24 नाटो की एक्सरसाइज थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1949 में बना था, ठीक है। 75 ईयर इसने पूरे किए हैं अभी अपने बनने के। और इसकी एनुअल समिट कहां पे हुई है? एनुअल मीटिंग कहां पे हुई है नाटो की अभी? वाशिंगटन डीसी। कितने मेंबर हैं नाटो में? 32। लेटेस्ट कौन है ज्वाइन करने वाला नाटो को? स्वीडन, ठीक है। स्वीडन इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन नाटो। और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, ठीक है। अब स्टॉकहोम में हमने कुछ और भी पढ़ा था, कुछ पीओपी पढ़ा था, पीओपी पढ़ा था कुछ। मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं क्या एक दिन में, या आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी? ज्यादा पढ़ाया था मैंने कल, तो ये लोग रिवाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी में पढ़ो ना, आप उनको डेली पढ़ो। ये लगा के चलो कि जो हम लिखते हैं, एक तो आप उसको कंसाइज फॉर्म में लिखो, जितना कंसाइज में हो सकता है। सिर्फ यहां मत लिखो, आपको घर पे जाके उसको फेयर कॉपी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां चीजें थोड़ी सी हैप्पैजार्ड मैनर में लिखी जाएंगी। घर जाओ, एक कॉपी बनाओ, उसमें डेट डालो, करंट अफेयर 2024, ठीक है। कोशिश करो कंसाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखो। ये इतना सा जैसे मैंने लिख दिया ये कंसाइज फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंसाइज फॉर्म में कुछ टाइम के बाद आप रिवाइज करो, आपको समझ में ना आए 32 क्या लिख दिया है। तो 32 मेंबर है नाटो के अंदर। तो उस केस में आप क्या करो, जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है। तो कॉपी में फेयर पेज पे ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो, यहां लिखो जो लिखना है, ये जगह खाली छोड़ो, ताकि आपको कुछ जब दोबारा आप इसको रिवाइज करोगे इस इंफॉर्मेशन को, लेट्स सपोज आपको ये याद नहीं आया कि 32 क्या था, तो साइड में यहां लिख देना 32 मेंबर, लेकिन अगली बार लिखना, उस टाइम मत लिखो, ठीक है। कुछ और अगर सपोज मैंने नाटो के बारे में बता दिया तो वो लिख दो आप, ठीक है। तो ऐसे आपको कॉपी के अंदर बनाना पड़ेगा और उस चीज को रिपीटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप रिपीट करोगे चीजों को, उतना ही आपका माइंड खुद ही कनेक्ट कर देगा उनको, ठीक है। हमने कन्वेंशन किया था पीओपी से रिलेटेड, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन मैंने करवाया था, नहीं याद आया? रिवाइज करना, देखना पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मैंने करवाया था पीओपी पे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस पे, ठीक है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में पूछा जा चुका है कई बार। तो ऐसे प्रोसेस करो, यहां से जाओ घर से धीरे उनको साफ कॉपी मतलब रफ कॉपी से फेयर कॉपी में लिखो, ठीक है। और फिर उसको रिवाइज करो डेली बेसिस पे, ठीक है। 4 दिन तो क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आओ, बाकी 3 दिन और रिवाइज करो उनको, ठीक है। तभी वो याद होंगे, अदरवाइज और तो कोई भी है ही नहीं उसको याद करने का।
और ये मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि साथ साथ करो, अदरवाइज पाइल अप इतना हो जाएगा कि आप उसको याद नहीं कर पाओगे। अगर मुझे सिर्फ करंट अफेयर करवाना हो तो बहुत इजी है, फिर तो मुझे करवाना क्या, फिर तो मैं आपको नोट्स ही ना दे दूंगा कि ये देखो ये एक मेन न्यूज है, ये पढ़ लो, मैंने निकाल के दी है, तो मेन मुझे पता है कि मेन है, मैंने निकाल के दे दी। उससे क्या होता है कि उससे रिलेटेड फैक्चुअल चीजें जो है वो कवर अप हो जाती हैं, और जब तक फैक्चुअल चीजें कवर अप नहीं होंगी ना तब तक प्रिपरेशन का कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर करंट अफेयर को डायरेक्टली पूछता ही नहीं है, वो उससे रिलेटेड फैक्चुअल पूछेगा। वो ये पूछेगा ही नहीं नेटो की सबमिट कहाँ हुई है वॉशिंगटन डीसी में, वो ये पूछेगा नेटो बना कब था, नेटो में मेंबर कितने हैं, ठीक है, नेटो के बनने का पर्पज क्या था, ठीक है, ये पूछेगा नेटो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, मतलब कंट्रीज के आपस में कोऑपरेशन करने के लिए। लेकिन नेटो उनसे हटके है, वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि जितने भी मेंबर हैं उसके उन सबकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है। और उसके लिए उनका क्राइटेरिया भी है कि वो अपनी जीडीपी का 2% नेटो को पे ऊपर खर्च करते हैं हर साल, ठीक है, ये क्राइटेरिया है उसके अंदर कि अपनी जो जीडीपी है उसका 2% वो नेटो पे स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड ए न्यू क्रूज मिसाइल, ठीक है, तो इस क्रूज मिसाइल का नाम हमें याद रखना है पुलसवाल 331। पुलसवाल 331 ये नॉर्थ कोरिया की क्रूज मिसाइल है। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर ढंग से पढ़े हैं तो मैंने बताया था कि क्रूज मिसाइल क्या होती है, ठीक है, बताओ प्रियंका क्या होती है क्रूज मिसाइल, आप पीछे। मिसाइल तो होती है, तो मैंने ही बता दिया कि मिसाइल होती है। होती क्या है क्रूज मिसाइल, बताओ नेहा, क्या बताया था मैंने क्रूज मिसाइल। भूमिका बताओ, नहीं पता, पढ़ो फिर, क्या होती है क्रूज मिसाइल। नहीं, मैंने बताया था लैंड क्रूज मिसाइल वो होती है जो बहुत ऊपर नहीं जाती है। हमने दो टाइप की मिसाइल पढ़ी थी, एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने बताया था सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है जनरली क्रूज मिसाइल, एक सरफेस से आपने दूसरे सरफेस पे लॉन्च करनी है, लेकिन वो ग्राउंड से बहुत ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है नियरली। जैसे यहां से क्रूज मिसाइल आपने लॉन्च की, ये टारगेट है, तो क्रूज मिसाइल ऐसे कुछ जाएगी और जाके हिट कर देगी, तो इसलिए क्रूज मिसाइल लंबी डिस्टेंस नहीं तय कर पाती। दूसरा हमने पढ़ा था बैलिस्टिक मिसाइल, कि यहां से बैलिस्टिक मिसाइल हिट करनी है तो पहले ऊपर जाएगी अर्थ एटमॉस्फेयर में और फिर नीचे टारगेट को आके हिट करेगी, जो मैंने बताया था पैराबोला पाथ बनाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोला पाथ बनाती है, जैसे पेंडुलम बनाता है। पेंडुलम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि ऐसे कुछ होता है, पेंडुलम ऐसे और ऐसे चलता है, ठीक है, तो ऐसा ही तो कुछ पाथ बना रही है ये भी, ठीक है, तो पैराबोला पाथ फॉलो करती है बैलिस्टिक मिसाइल। हमने तो बहुत कम डिटेल में पढ़ा है मिसाइल के बारे में, अदरवाइज तो साइंस एंड टेक में हमें और डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा जब आप याद करोगे तभी तो मैं उसमें एडअप करता जाऊंगा, तभी तो वो बड़ा बनेगा ना। हम थोड़ा थोड़ा भी याद नहीं रखेंगे तो फिर उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ी थी, तब इसलिए बताया था मैंने आप लोगों को। बताओ नाम। एस से एस था लेकिन उसके नाम में था, एस से नहीं था। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैंने एक चीज और भी बताई थी आप लोगों को, मैंने बताया था बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होती है, आईसीबीएम भी बोलते हैं उनको, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूर तक फायर कर सकती हैं। क्रूज मिसाइल की रेंज दूर तक नहीं होती, क्रूज मिसाइल नॉर्मली 500 किलोमीटर की रेंज में ही फायर करती है। आईसीबीएम 5-5 हजार 8-8 हजार किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे फायर कर सकती है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का पाथ ट्रेजेक्टरी अलग होता है, वो पहले अर्थ एटमॉस्फेयर में जाती है और वहां से टारगेट को हिट करती है, ठीक है। क्रूज मिसाइल का पाथ जो होता है वो लगभग स्ट्रेट होता है,
ठीक है, तो क्रूज मिसाइल लगभग सीधा जाएगी और बैलिस्टिक मिसाइल जो है हाइपरबोला पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, अभी समझ में आ गया? ठीक है, अभी बैलिस्टिक मिसाइल मैंने बताया था एक हॉसोंग, ये है नॉर्थ कोरिया की आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने कितने डिटेल में बताया था आप लोगों को उस दिन। असल में पता है क्या होता है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डिटेल में बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ गया, तो ये आपके माइंड में रिटेन रहेगा। ठीक है, वो एक गलतफहमी रहती है, क्योंकि उस वक्त तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन घर जाने के बाद वो साफ हो जाएगा। ठीक है, जिनका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, फर्क सिर्फ रिपीटेशन का होता है, आप कितना रिपीट कर रहे हो उस कंटेंट को। कंटेंट सबके पास ही लगभग सेम होता है। ठीक है, बस इधर उधर का फर्क होता है 19-20 का। ठीक है, रिवाइज नहीं कर रहे आप लोग। ठीक है, हॉसोंग आईसीबीएम है नॉर्थ कोरिया की। मैंने ये भी बताया था कि नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप कंट्री में एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके पास आईसीबीएम है। ठीक है, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि इराक में सद्दाम हुसैन के पास आईसीबीएम नहीं थी, तो उसको अमेरिका ने आराम से रास्ते से हटा दिया। ठीक है, तो अभी नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, क्या नाम है? किम जोंग उन। ठीक है, इनको लगता है कि भाई अमेरिका मुझे ना हटा पाए, तो उन्होंने आईसीबीएम बना लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कहने की अमेरिका को बोल रहे हैं कि आप करो अटैक, मैं आप तक मार कर सकता हूं, क्योंकि आईसीबीएम की रेंज है 5000 किलोमीटर और अमेरिका उसके अंडर में आता है, वाशिंगटन डीसी को सीधा हिट कर सकते हैं वो। ठीक है, और न्यूक्लियर आईसीबीएम मिसाइल का मेन पर्पज ये होता है कि उसका जो वॉर हेड होता है, जो उसका हेड होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन लग जाता है। अब न्यूक्लियर वेपन आप एक जगह से इतनी दूर तक फायर करोगे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। अदरवाइज मिसाइल तो एक रॉकेट है। ठीक है, मेन तो उसमें जो वॉर हेड लगा है, उसके आगे का हिस्सा वो काम करता है ना, तो उसमें न्यूक्लियर बम लग सकता है, एटॉमिक बम लग सकता है। कौन थे एटॉमिक बम के फादर? रॉबर्ट ओपनहाइमर। ठीक है, और इंडिया की आईसीबीएम का क्या नाम बताया था? अग्नि 5। अग्नि 5 इंडिया की आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और मैंने उस दिन ये भी बोला था, तो पूरा का पूरा लेक्चर ही डिफेंस पे हो गया, साइंस एंड टेक पे हो गया। ठीक है, और हॉसोंग जो है नॉर्थ कोरिया की। ठीक है, तो ये क्रूज मिसाइल उन्होंने डेवलप की है, इसका नाम ध्यान रखना। इंडिया की, ये लिख लिया आप लोगों ने, इंडिया की फेमस क्रूज मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। सुना है ये नाम कभी? ब्रह्मोस ये ज्वाइंट वेंचर है, जेवी बोल देते हैं जनरली ज्वाइंट वेंचर को, ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। मतलब इन दोनों ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ऑफ वर्ल्ड। ब्रह्मोस बेसिकली एक पोर्टमोन्टिव वर्ड है। पोर्टमोन्टिव वर्ड वो वर्ड होते हैं जो दो या उससे ज्यादा वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ब्रह्मोस इज द पोर्टमोन्टिव फॉर ब्रह्मपुत्रा रिवर प्लस मोस्कोवा रिवर। मोस्कोवा रिवर जो है वो रसिया के अंदर है, ऑब्वियसली बात है, और ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया में। ठीक है, तो इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर का नाम है ब्रह्मोस। वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, और अभी इंडिया इसको सेल करने की भी सोच रहा है। पहले तो इंडिया और रसिया ने इसको ज्वाइंट वेंचर से बनाया था कि हम लोग यूज करेंगे। अब क्योंकि इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन में अपने आप को बढ़ा रहा है, और अब हम लोग धीरे धीरे स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको डिफेंस इक्विपमेंट सेल भी करने लगे हैं। तो ब्रह्मोस की डिमांड है, डिमांड इसलिए है क्योंकि फास्टेस्ट है। फास्ट होने का एक बेनिफिट ये होता है, जो रेडार सिस्टम होता है जो हम लोगों ने किया था कल, थर्ड मैंने जो बताया था, या आयरन डोम जो है, उनको बीट करना आसान हो जाता है। ठीक है, जब फास्ट स्पीड ज्यादा चलती है तो, और स्पीड भी मैंने करवाई थी अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। हाइपोसोनिक, ट्रांसोनिक, हाइपरसोनिक,
सुपरसोनिक, याद आया कुछ? मैक 1 2 3 4 5 और मैक 10, पढ़ो जाके उनको, ठीक है। तो ये पोर्ट मोंटी वर्ड है ब्रह्मोस, ये इंडिया की क्रूज मिसाइल है। देन उसके बाद सेम न्यूज नॉर्थ कोरिया से फिर थी, तो मैंने उसी पेज पे डाल दी है। नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है हेल 523, ठीक है। सिर्फ अगला अगला नाम भी याद रख लोगे तो वो भी काफी है। हेल इज द अंडर वाटर न्यूक्लियर सिस्टम ऑफ नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर सिस्टम है, ठीक है। और इंडिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर सिस्टम है INS अरिहंत एंड INS अरिघाट। INS अरिघाट तो अभी 2024 में ही इंडिया ने लॉन्च किया है। ये इंडियन नेवल शिप है, सबमरीन्स हैं, ये सबमरीन्स वो होती हैं जो पानी के अंदर नीचे चलती हैं, ठीक है। तो ये दोनों न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड भी है और न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड तो चलती भी न्यूक्लियर पावर से हैं और न्यूक्लियर वेपन भी ये कैरी कर सकती हैं, INS अरिहंत और INS अरिघाट। अभी ब्रह्मोस जो मैंने आप लोगों को बताई, तो ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है इंडिया के पास जिसका ट्रायड सक्सेसफुली लॉन्च किया है इंडिया ने। ट्रायड का मतलब ये होता है कि ब्रह्मोस को आप एयर से भी लॉन्च कर सकते हो, ब्रह्मोस को आप सरफेस से भी लॉन्च कर सकते हो और ब्रह्मोस को आप वाटर से भी लॉन्च कर सकते हो। ऐसी यूनिक कैपेबिलिटी करने वाला इंडिया चौथा कंट्री है वर्ल्ड में। हमसे पहले USA, रसिया और चाइना, सिर्फ इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी थी कि मिसाइल को आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, सरफेस से भी, एयर से भी और वाटर से भी। अभी इंडिया फोर्थ कंट्री है ऐसा जिसने ये ट्रायड कंप्लीट कर लिया है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल सिस्टम है जिसको हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया के तीनों बैलिस्टिक हो गया, होसोंग, फुलसावल हो गया उनका क्रूज मिसाइल और हेल हो गया उनका अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन, तो ये ध्यान रखना। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है? 38th पैरेलल। हमने पढ़ा था कि जो कोरियन पेनिनसुला है उसमें ऊपर नॉर्थ कोरिया कंट्री है और नीचे साउथ कोरिया है और उन दोनों को सेपरेट करती है 38th पैरेलल, ठीक है। ये लाइन इन दोनों कंट्रीज को अलग करती है। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू लूनर मिशन। लूनर का मतलब है मून मिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज अपने अलग अलग मून मिशन भेजते रहते हैं, ठीक है। इंडिया भी उनके अंदर है जिसने अपना मून मिशन सक्सेसफुली भेज चुके हैं। हमने 3 बार कोशिश की है मून पे मिशन भेजने की, जिसमें से हम 2 बार सक्सेसफुल रहे हैं, 1 बार हम अनसक्सेसफुल रहे थे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज थी तो मैंने उनको क्लब कर दिया है। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है। तो वो अपना उन्होंने क्या किया, दे अनाउंस द लूनर प्रोब लैंडेड विद इन 100 मीटर ऑफ इट्स टारगेट। तो उन्होंने अभी लूनर मिशन जो है अपना भेजा है, ठीक है। तो जाक्सा, ये पूछा जाए कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने रिसेंटली अपना लूनर मिशन भेजा है, तो वो जाक्सा है। जाक्सा इज लाइक जैसे इंडिया में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही वहां की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम जाक्सा है, ठीक है। देन उसके बाद लूनर ऑर्बिटर ऑफ नासा। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है ये लूनर ऑर्बिटर है किसका, तो ये नासा का है। पिंग्स इंडिया चंद्रयान 3 लैंडर ऑन द मून। इसका मतलब ये है कि चंद्रयान 3 हम लोगों का लूनर मिशन है, ठीक है। और तो चंद्रयान 3 हम लोगों का लूनर मिशन है और लूनर ऑर्बिटर जो है नासा का लूनर मिशन है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को पिंग किया। पिंग करना क्या होता है? अरे आप लोग तो नई जनरेशन हो, आप लोगों को पता होना चाहिए पिंग करना क्या होता है। इसके टाइम पे बोलते हैं कि पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, मतलब एक तरह से हेलो बोलना कि मतलब कि हम एग्जिस्ट करते हैं 2 पर्सन। तो उन दोनों ने एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को फील किया है कि भाई इंडिया का मिशन भी गया हुआ है और हमारा मिशन भी गया हुआ है,
ठीक है। तो नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? यूएसए की, ठीक है। तो नासा के लूनर ऑर्बिटर ने इंडिया के चंद्रयान 3 को पिंग किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इंडिया ने 3 बार चंद्रयान मिशन भेजा है, मतलब लूनर मिशन इंडिया ने 3 बार भेजा है। सबसे पहली बार भेजा था चंद्रयान 1 इन 2008, जो सक्सेसफुल पहुंच गया था मून के ऊपर। दूसरी बार फिर हम लोगों ने भेजा चंद्रयान 2, जिसको हमने भेजा 2019 में। जब हमने 2019 में इसको भेजा तो हमने उसमें थोड़ा सा एडवांस करके उसको भेजा। हमने एक उसमें लैंडर भेजा कि जो लैंड करेगा, और एक रोवर भेजा जो उस पे मून के सरफेस पे मूव करेगा और पता लगाएगा कि सरफेस कैसा है, ठीक है। तो जो लैंडर हमने भेजा था उसका नाम था विक्रम, और जो रोवर हमने भेजा था उसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। लेकिन ये लैंडर जिसका काम लैंड करवाना था वो लैंडिंग फेल हो गई थी, ठीक है। तो हमारा सेकंड मून मिशन फेल हो गया था, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने थर्ड मून मिशन भेजा चंद्रयान 3 इन 2023, ठीक है, जो अभी रिसर्च कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो 3 लूनर मिशन इंडिया ने भेजे हैं, चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, 19 में जो भेजा लैंडर भेजा और रोवर भेजा, और चंद्रयान 3 2023 में। तो अभी जो 2023 में हम लोगों ने भेजा है उसको पिंग किया है लूनर ऑर्बिटर ने नासा के, ठीक है। देन नासा सबसे ज्यादा मिशन जो है नासा करता है, ठीक है। तो नासा का एक और मिशन है जिसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, आर्टेमिस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि आर्टेमिस किसका मिशन है? नासा का मिशन है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कहां का मिशन है? मून के लिए मिशन है। ये भी ध्यान रखना कि मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है और कहां के लिए वो मिशन है। तो आर्टेमिस इज द मून मिशन ऑफ नासा, जो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, अभी बाद में सेंड करेंगे उसको। देन उसके बाद ताइवान भी न्यूज में है, क्योंकि ताइवान ने अपना पहला लूनर मिशन भेजा है, ठीक है, और उसका नाम है डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब। तो सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, अगेन उसका नाम डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब किसका मिशन है? ताइवान का मिशन है। किसके लिए है? मून के लिए, ठीक है। जैसे आर्टेमिस नासा का है, मून के लिए है, ऐसे ही डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब जो है वो ताइवान का लूनर मिशन है। ताइवान के बारे में हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में पढ़ाई था। जहां पे आपने चंद्रयान 3 लिखा है तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर लेना। चंद्रयान 3 को हमने साउथ पोल पे भेजा था, नियर साउथ पोल। तो साउथ पोल किसके साउथ पोल? मून के साउथ पोल पे। तो मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला मिशन था चंद्रयान 3। इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने साउथ एंड पे नहीं भेजा था, ठीक है। तो फर्स्ट lunar mission on the south pole of the moon was Chandrayaan 3 of India. Done. नेक्स्ट है इंडियाज डॉक्यूमेंट्री टू किल ए टाइगर गेट नॉमिनेशन एट ऑस्कर, ठीक है। तो ये बात कई बार पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब की बार से इंडिया से ऑस्कर नॉमिनी कौन सी मूवी गई है। तो ऑस्कर नॉमिनी में अब की बार जो डॉक्यूमेंट्री गई है इंडिया से
उसका नाम है टू किल ए टाइगर। ठीक है, टू किल ए टाइगर मूवी की डायरेक्टर निशा पहुजा, इसकी डायरेक्टर याद रख लेना, और इंडिया के लिए ऑफिशियल नॉमिनी याद रख लेना कि ऑफिशियल इंडिया ने कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया ऑस्कर के लिए, तो वो है टू किल ए टाइगर। वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट पे बनी हुई मूवी है ये। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि किस चीज से रिलेटेड है, तो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड एक मूवी थी ये। ठीक है, टू किल ए टाइगर। वैसे ऑस्कर अवार्ड में अब की बार बेस्ट मूवी है ओपनहाइमर, तो ओपनहाइमर बहुत न्यूज में है अब की बार। ठीक है, ओपनहाइमर बेस्ट मूवी है, और बेस्ट एक्टर जो है वो सेम ओपनहाइमर के सिलियन मर्फी। ठीक है, और इमा स्टोन बेस्ट एक्ट्रेस है जिनको ऑस्कर मिला है। हालांकि ऑस्कर के बारे में जब भी क्वेश्चन आया है तो पूछा यही गया है मोस्ट ऑफ द टाइम कि या तो बेस्ट मूवी कौन सी थी या इंडिया से ऑफिशियल नॉमिनी कौन सा था। मैक्सिमम टाइम यही पूछा गया है कि इंडिया से कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया आपकी बार ऑस्कर के लिए। ठीक है, मिला नहीं हालांकि इसको ऑस्कर में कोई भी कैटेगरी में इसको मिला नहीं, लेकिन ये नॉमिनेट की गई थी इंडिया की तरफ से। ठीक है, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो बेस्ट मूवी को मिला है ओपनहाइमर को। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में भी नहीं मिला इसको, मतलब इसको कोई भी ऑस्कर मिला नहीं, लेकिन ये नॉमिनेट की गई थी। तो हर साल इंडिया से कोई ना कोई मूवी को नॉमिनेट किया जाता है जो क्रिटिकली बहुत अक्लेम्ड हो, जिसको बहुत प्रेज किया गया हो। ठीक है, तो इसमें इस मूवी में एक स्टोरी दिखाई गई है, आई थिंक झारखंड का कोई फादर था। ठीक है, तो उनकी डॉटर था, उसका कोई रेप और मर्डर केस था कि उसने कैसे उसको सोल्व किया और कैसे वो किया, तो उस स्ट्रगल को दिखाया गया है। ठीक है, एक जो स्मॉल प्लेसेस पे जो आते हैं कि कैसे कैसे वहां पे होता है मतलब सेक्सुअल हरासमेंट कैसे होता है स्मॉल प्लेसेस पे, तो उससे रिलेटेड ये मूवी बनाई गई है। ठीक है, तो ये न्यूज में थी। नेक्स्ट न्यूज में है न्यूरालिंक स्टार्टअप। न्यूरालिंक ने क्या कर दिया है, नाम से ही पता लग रहा है न्यूरालिंक, न्यूरॉन क्या होते हैं? एनीबडी साइंस स्टूडेंट? कोई नहीं है साइंस? आप साइंस स्टूडेंट? क्या होते हैं न्यूरॉन? साइंस में क्या पढ़ रहे हो आप? 12th तक थे साइंस। हाँ, न्यूरॉन जो होते हैं वो ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं जो सिग्नल को सेंड करते हैं, न्यूरॉन आर लाइक जो ट्रांसमीटर का काम करते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन न्यूरालिंक उससे रिलेटेड स्टार्टअप है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया एक चिप इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन में चिप इंस्टॉल कर दिया है। एक्चुअल में ये जो स्टार्टअप है इसके अंदर इलोन मस्क की फंडिंग है। इलोन मस्क कौन है? अभी रिचेस्ट पर्सन है जो वर्ल्ड का। तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट क्या है कि ह्यूमन बीइंग को मतलब उनके ब्रेन में कोई चिप डाल के हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे ब्रेन को। ब्रेन का अभी नॉर्मल प्रोसीजर क्या है लर्निंग का, हम कुछ पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम उनको याद करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का लर्निंग का क्या प्रोसीजर है, हमें डाटा को फीड करना पड़ता है उसको। तो जैसे हम कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं, ऐसे ही क्या हम ह्यूमन बीइंग्स में डाटा को फीड कर सकते हैं क्या, कि उसके पास सारे डाटा का एक्सेस आ जाए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो ब्रेन में चिप इंसर्ट कर रही हैं। तो पहला कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हुए हैं उसमें। ठीक है, तो हमें न्यूरालिंक याद रखना है कि ये स्टार्टअप है। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन में चिप को इंस्टॉल कर दिया है, और ये इलोन मस्क की फंडिंग है इसके अंदर। इलोन मस्क रिचेस्ट पर्सन है इंडिया का, सॉरी वर्ल्ड का। और इलोन मस्क के स्टार्टअप कौन कौन से हमने पढ़े थे? टेस्ला पढ़ा था, एक्स और स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्पेस एक्स क्या है? प्राइवेट स्पेस एजेंसी है इलोन मस्क की। टेस्ला उसका ईवी वेंचर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का वेंचर है। और एक्स जो है वो ट्विटर का पुराना नाम है, नया नाम है, सॉरी पुराना तो ट्विटर था। ठीक है, कौन थे ट्विटर के फाउंडर? जैक डोर्सी।
तो इसमें क्वेश्चन यही बन सकता है कि न्यूरोलिंक जो है ये, या तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो ह्यूमन ब्रेन में चिप डाला है वो कौन सी कंपनी है, कंपनी पूछी जा सकती है, या इस कंपनी ने अभी क्या किया है, उनकी क्या अचीवमेंट है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यूनिक अचीवमेंट है तो पूछी जा सकती है पीसीएस में खासकर। अगेन पीसीएस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ चुके हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल रिलीज होता है। ये बताता है कि किसी भी कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, स्ट्रोंग है या पावरफुल है। पावरफुल की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, उसकी डेफिनेशन ये है कि आपका पासपोर्ट यूज करके आप कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसके बेस पे रैंकिंग देता है। ठीक है, या फिर वीजा ऑन अराइवल आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। होता क्या है कि किसी भी कंट्री में आपको जाना होता है तो पहले आपको वीजा की परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे। या फिर ये होता है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल का मतलब है कि आप चले जाओ और जाके आपको वीजा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं मिला तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो उस बेस पे कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट ऐसा है जिसपे वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाता है और सबसे ज्यादा कंट्रीज में आप वीजा फ्री मूव कर सकते हो, तो उसको स्ट्रोंग माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है, 80th स्पॉट पे है। ठीक है, और वीजा फ्री हम 62 कंट्रीज में जा सकते हैं। ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ये रैंक याद करना है आपको। ठीक है, और स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट है सिंगापुर का। सिंगापुर एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और सिंगापुर एक बहुत ही न्यूट्रल कंट्री है। मतलब बहुत रेयरली आपको किसी ग्रुपिंग का हिस्सा मिलेगी और बहुत रेयरली आपको किसी भी कंट्री की तरफ बायस मिलेगी। मतलब वो सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखते हैं। ऑब्वियस इसी वजह से उनका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बहुत जल्दी से किसी ग्रुपिंग का पार्ट नहीं बनते। ग्रुपिंग मतलब कोई एक ग्रुपिंग बन जाए किसी दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, क्वाड एक ग्रुपिंग है। क्वाड मतलब होता है 4, ग्रुप ऑफ 4। तो इसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 की ग्रुपिंग है। किसके अगेंस्ट में? चाइना के अगेंस्ट में। ठीक है, चाइना के डोमिनेंस को रोकने के लिए साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी एक हम लोगों ने पढ़ा था 9 डैश लाइन, आप में से कुछ होंगे उस वक्त क्लास में। तो साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है कि बहुत बड़ी टेरिटरी पे चाइना बोलता है कि मेरा कब्जा है। ठीक है, उसने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। साउथ चाइना सी में चाइना ने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसका नाम है 9 डैश लाइन। तो 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया आता है उसको चाइना अपना क्लेम करता है। ठीक है, तो उस चीज को अब ताइवान भी यहीं पे है, इसी 9 डैश लाइन के अंदर, जो मैंने कल आप लोगों को स्टोरी से बताई थी कि चाइना चाहता है, चाइना बोलता चाहता है या बोलता है कि ताइवान तो हम लोगों का हिस्सा है। ठीक है, तो चाइना के डोमिनेंस को रोकने के लिए इन कंट्रीज ने ग्रुपिंग बनाया है। तो ये इस कंट्री के अगेंस्ट में हो गया। डायरेक्टली नहीं बोलते लेकिन इनडायरेक्टली सबको पता है कि क्वाड का पर्पज क्या है। ठीक है, तो ऐसे सिंगापुर किसी भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं होता। हालांकि एशियान का मेंबर है ये। एशियन क्या था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, उसका तो हिस्सा है ही, लेकिन वो क्योंकि वो तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एक ऐसा समूह है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, बाकी किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनता इजीली। ठीक है, तो इसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग और टॉप कौन है, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंडिया की रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रिल डे। वर्ल्ड ब्रिल डे बनाया जाता है 4 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रिल क्या होता है? एक लैंग्वेज है जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए यूज की जाती है। आप लोग कभी जाओगे, खासकर मैं कहां बताऊं आपको, एटीएम पे जाना, वैसे आजकल तो एटीएम पे जाना ही बंद हो गया है, ठीक है, यूपीआई आने से, या किसी प्लेस पे आप जाओ और वहां पे कोई नंबर लिखा हो और उस नंबर के ऊपर छोटे छोटे डॉट लगे हों। ठीक है,
जैसे एटीएम के बटन पे भी छोटे छोटे डॉट होते हैं, तो वो ब्रिल लैंग्वेज होती है, उससे विजुअली इंपेयर पर्सन समझ पाता है कि कौन सा नंबर है, ठीक है, तो उसको ब्रिल बोलते हैं। तो ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि वर्ल्ड ब्रिल डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी, क्योंकि जो इस लैंग्वेज के फाउंडर थे लुइस ब्रिल, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इसको मनाया जाता है। तो फाउंडर का नाम भी याद रख लेना, और 4 जनवरी को भी याद रख लेना, वर्ल्ड ब्रिल डे के रूप में मनाते हैं। डन। देन 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे जिसको बोल सकते हो, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे या प्रवासी भारतीय दिवस, उन सब लोगों के लिए जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन इंडिया से बाहर रह रहे हैं, एनआरआई डे। प्रवासी भारतीय दिवस सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 2003 में, ठीक है। कोई बता पाएगा कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं? महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, डेट था 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो उसके बाद वो परमानेंट इंडिया में रहे, तो उस चीज को कॉमेमोरेट करके 9 जनवरी को हम एनआरआई डे मनाते हैं, हर साल नहीं मनाते हैं, ठीक है। 2015 तक तो ये एक एनुअल इवेंट था जिसको हर साल मनाया जाता था, अब ये एक बाइनियल इवेंट है। बाइनियल क्या होता है? जो 2 साल में एक बार हो, और बाई एनुअल होता है जो 1 साल में 2 बार हो। बाई एनुअल और बाइनियल फर्क होता है दोनों में। बाई एनुअल साल में 2 बार, बाइनियल 2 साल में 1 बार, ठीक है। तो अभी ये बाइनियल इवेंट है, अभी 2024 में ये हुआ है। 2024 में हमारे जो चीफ गेस्ट थे, अब हर साल हम किसी ना किसी कंट्री के लीडर को चीफ गेस्ट बनाते हैं एनआरआई डे पे, ठीक है। अब की बार गयाना के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट थे, जिनका नाम था मोहम्मद इरफान अली। गयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली अब की बार के हमारे चीफ गेस्ट थे एनआरआई डे के। और हमने कल भी एक चीफ गेस्ट पढ़े थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट, नाम इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे, क्योंकि अब की बार हमारे रिपब्लिक होने के भी 75 ईयर पूरे हो गए थे, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट इवेंट था अब की बार, ठीक है। तो इसके बारे में ये इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रख लेना, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। डन। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है डेज ही है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में, ठीक है। प्रियंका, क्यों मनाते हैं? लिखा तो नहीं हुआ ना, इसमें लिखा ही हुआ वैसे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है, ठीक है, 12 जनवरी को, तो हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। कौन सा मिशन स्टार्ट किया था उन्होंने? राम कृष्ण परमहंस, ठीक है, 1897 में, 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन उन्होंने स्टार्ट किया था। और नरेंद्र दत्त उनका ओरिजिनल नेम था, जो कि ऑलरेडी पीसीएस उसको पूछ चुके हैं। देन नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, मनाया जाता है 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस हम मनाते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे हम मनाते हैं पराक्रम दिवस,
23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम याद रख लेंगे। पहला तो ये कि वो 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनी थी, A.O. ह्यूम ने बनाई थी, एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस बनाई थी। ठीक है, तो कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा सेशन, ये प्लेस है हरिपुरा जहां ये सेशन हुआ था, और 1939 में त्रिपुरी सेशन। इन 2 सेशन में आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये दोनों सेशन आपको याद रखने हैं आईएनसी के। वैसे तो हम आईएनसी के बहुत सारे सेशन याद करेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब याद करेंगे। तो आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन हमें याद रखने हैं, 1838 हरिपुरा सेशन और 1938 हरिपुरा सेशन और 1939 त्रिपुरी सेशन। ठीक है, त्रिपुरी सेशन में उनकी फाइट भी हो गई थी गांधी जी के साथ, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ना बने प्रेसिडेंट, और फिर भी वो बन गए थे। ठीक है, लेकिन फिर गांधी जी ने ये बोल दिया था कि गांधी जी ने इनके अगेंस्ट में कैंडिडेट उतारा था, पीता भी सीतारमैया। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, बाद में आपको याद हो जाएगा अपने आप ना। ये नाम जो मैं अभी बता रहा हूँ ना आप लोगों को, कुछ टाइम के बाद आप लोगों को लगेगा ये तो बहुत ईजी थे। जब उनको डीप डाउन पढ़ेंगे तो ये नाम आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। अभी हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले पार्ट पढ़ोगे तो डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन मैं बार बार नाम इसलिए लेता हूँ कि वो आप लोगों को फिमिलियर साउंड करने लग जाए। ठीक है, तो पीता भी सीतारमैया जो है वो गांधी जी के कैंडिडेट थे, और सुभाष चंद्र बोस उनके अगेंस्ट में फाइट किया था उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे गांधी का स्टेचर बहुत बड़ा होता था कांग्रेस में, मतलब ये माना जाता था कि कांग्रेस गांधी कांग्रेस है। ठीक है, तो फिर भी वो हार गए थे, तो गांधी जी ने बोला कि ये मेरी पर्सनल डिफीट है। ठीक है, तो उससे फिर सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ये गलत है, ऐसे तो फिर गांधी जी का साथ नहीं मिलेगा हमें फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और रिजाइन करके उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया अलग से 1939 में, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1940 भी लिखा मिलेगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1 साल का इधर उधर बहुत जगह के बहुत इवेंट्स में मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो एग्जाम में आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आंसर में क्या दिया है। अगर 39 है तो वो आंसर है, 39 ऑप्शन में ही नहीं दिया है, 40 ही दिया है तो फिर 40 लगाना है। ठीक है, तो 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जिसने फाइट किया था। और फिर 1943 में उन्होंने आईएनए की कमान संभाली, इंडियन नेशनल आर्मी। 1943 में इन्होंने आईएनए की कमान संभाली। ठीक है, और इंडिपेंडेंट उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग तो वो पहली गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई थी सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर हमने अभी किया भी था बाई चांस, तो रिलेट हो गया। ठीक है, तो सिंगापुर में आईएनए की कमान उन्होंने संभाली, और सिंगापुर में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट बना दी थी आउटसाइड इंडिया की, यहां से हम लोग ऑपरेट करेंगे। ठीक है, उसको बाकी हम पढ़ेंगे भी मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में। ठीक है, और नेताजी का टाइटल इनको आईएनए के सोल्जर्स ने ही दिया था। ठीक है, कई बार ये भी पूछा गया है कि हु गेव हिम द टाइटल ऑफ नेताजी, तो जो आईएनए सोल्जर्स हैं उन्होंने इनको नेताजी का टाइटल दिया था। और गांधी ने इनको टाइटल दिया था प्रिंस अमंग पेट्रोइट, प्रिंस अमंग पेट्रोइट, मतलब देशभक्तों में भी सबसे, मतलब एक प्रिंस की तरह टाइटल दिया था। और गांधी को पहली बार फादर ऑफ नेशन इन्होंने बोला था। ठीक है, जो फादर ऑफ नेशन का टाइटल गांधी जी को मिला था वो पहली बार इन्होंने ही दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मैं हर एक वही इसीलिए बता रहा हूं, वो पूछी गई है एग्जाम में। तो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन किसने बुलाया पहली बार, तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से उनको संबोधित किया था। 4 फेब की डेट भी पूछी गई है, 4 फेब को उनको फादर ऑफ द नेशन कह के उन्होंने बुलाया।
फिर गांधी जी ने उनको प्रिंस अमंग पेट्रोइट कह के संबोधित किया कि वो भी मतलब जो आजादी के लिए फाइट करने वाले लोग हैं उनमें प्रिंस है, उनमें सबसे ऊपर। और नेताजी का टाइटल इनको किसने दिया? INA सोल्जर्स ने। और गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी, जो महात्मा बोलते हैं तो महात्मा का गांधी उनको रविंद्रनाथ टैगोर, टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? 1913 में नोबेल प्राइज लेने वाले एशिया के पहले पर्सन थे, नॉट ओनली इंडिया, एशिया के। ठीक है। और किसके लिए मिला था उनको नोबेल प्राइज? गीतांजलि, लिटरेचर में मिला था। उनके जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसका नाम है गीतांजलि, जो उन्होंने 1911 में लिखी थी, उसके लिए उनको मिला था। ठीक है। डन। देन उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, और नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को। सिर्फ डे याद रख लेना। ठीक है। वैसे अगर आप PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। थीम पूछ लेते हैं PCS क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है। तो 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, और इस अब की बार का थीम है हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को? क्योंकि 10 जनवरी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1949 में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ये कहीं पूछा नहीं है वैसे किसी ने। ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो याद रखो तो रखो, नहीं तो इतना कम से कम याद रखना वर्ल्ड हिंदी डे कब है, नेशनल हिंदी डे कब है, और थीम क्या है अब की बार के नेशनल हिंदी डे का। एक दो न्यूज और है, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा आज इसको। ठीक है। क्योंकि कई दिन की छुट्टी है। फिर नेशनल वोटर्स डे हम मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी हो गया। तो इंडिया में इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे आर्टिकल 324 में उसके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की कोई बॉडी होगी। ठीक है। और आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू वोट। डन। तो इससे रिलेटेड एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी याद रखना है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। (1989) क्या हुआ था इस दिन? वोटिंग एज को 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया था। नेशनल वोटर डे इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब की बार इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन। ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एनर्जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी। ठीक है। क्लीन एनर्जी को लेके बहुत बातें चल रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी। तो इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एनर्जी मनाया जाता है 26 जनवरी को।
और इंडिया का टारगेट है 2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी में कितना 500 गीगावाट 500 गीगावाट का टारगेट है हम लोगों का रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी का 2030 तक।